हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी के, जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है और ये एग्ज़ाम 6 अगस्त को हुआ था। एंड दिस विल बी द पार्ट 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू 30। क्वेश्चन नंबर 21 है 3 एम्पलीफायर आर कनेक्टेड इन सीरीज। द फर्स्ट एम्पलीफायर है जो वोल्टेज गेन ऑफ 5, सेकेंड का वोल्टेज गेन है 10 और थर्ड का वोल्टेज गेन है 20। अगर इनपुट पर हम 0.1 वोल्ट दे रहे हैं तो आउटपुट पर हमें फाइनल एसी सिग्नल कितने वोल्ट का मिलेगा ये बताना है। तो देखो, मान लेते हैं हम इनपुट पर 0.1 वोल्ट दे रहे हैं इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पर हमने 3 एम्पलीफायर सीरीज में लगाए हुए हैं और इन तीनों को रेस्पेक्टिवली हमें गेन दिया हुआ है, वोल्टेज गेन। इसका 5 है, इसका 10 और थर्ड का है 20। तो देखो, जो कंप्लीट गेन होता है ना, मतलब कि अगर मान लीजिए इसका गेन 1 है, इसका वोल्टेज गेन 2 है और इसका वोल्टेज गेन 3 है, तो जो नेट वोल्टेज गेन होगा वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा G1 G2 डॉट G3 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 0.1 वोल्टेज यहाँ पर दे रहे हो तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा वो सब इनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, तीनों के। अगर मैं नेट गेन देखो तो कितना होगा, 5 इंटू 10 इंटू में 20, यानी कि ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1000। नेट गेन 1000 का होगा। इसका मतलब ये होगा आउटपुट पर जो वोल्टेज आपको मिलेगी वो 1000 टाइम्स होगी जो भी इनपुट पर वोल्टेज है, और इनपुट पर कितनी है वो है 0.1। तो 0.1 की 1000 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 100 वोल्ट। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो भी गेन होगा वो मल्टीप्लाई पर डिपेंड करेगा नेट गेन सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 22 है रेशियो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि इसको एन बोल देते हैं, Ni, टू होल डेंसिटी NH बोलते हैं इसको, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कितनी होगी। देखो, दो टाइप के आपने सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होगी वो होल की डेंसिटी से ज़्यादा होगी। जबकि पी टाइप में इसका उल्टा होगा, यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे तो इनकी जो डेंसिटी होगी होल्स की वो ज़्यादा होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हमसे पूछा था कि रेशियो ऑफ Ne टू NH कितना होगा, लेस देन 1 होगा या ज़्यादा होगा, वो आपको बताना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूँ Ne अपॉन NH, Ne अपॉन में NH, तो जो रेशियो आ रहा है Ne अपॉन NH ये 1 से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा। वैसे भी आप डायरेक्ट भी सोचो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो इसका मतलब जब आप फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल रहे हो, उसका रेशियो निकालो होल डेंसिटी से, तो होल ज़्यादा है, Ne कम है, तो ये रेशियो 1 से छोटा ही तो आएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा लेस देन 1। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर बात आती है तो वहां पर हम दोनों को इक्वल लेते हैं, Ne और NH बराबर होगा इंट्रिंसिक में। अब एक्सट्रिंसिक दो तरह के होते हैं, पी टाइप एन टाइप, तो उसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, पी टाइप में होल ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको बताना है कि ये सर्किट है, करंट कितना होगा 1 वोल्ट सेल के थ्रू, यानी कि यहाँ पर जो सेल है 1 वोल्ट, इसके थ्रू सेल के थ्रू कितना करंट होगा, एंड थ्रू 2 ओम रजिस्टर, और जो 2 ओम रजिस्टर है मतलब कि यहाँ पर इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये आपको बताना है। तो लेट मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर सेल इस वाली लाइन में करंट है I1, लेट मैं इसको इस तरफ मान रहा हूँ, आप इस तरफ भी मान के कर सकते हैं। लेट करंट यहाँ पर है I1, या फिर एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वैसे तो करंट एक्चुअली देखो ये हायर वोल्टेज है तो करंट यहाँ से निकलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज है तो मैं इसको इधर ही मान लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये I1 यहाँ पर हो गया हमारा करंट जो इससे निकल रहा है। हम हमें से ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे करंट निकल रहा होगा। ऐसे लेट में मान लेते हैं जो 2 वोल्ट की बैटरी है इससे कुछ करंट निकल रहा है I2। अब होगा क्या कि I1 यहाँ आएगा और ये I2 के साथ मिलकर के इस वाली ब्रांच में आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। एक और करंट में मान लेता हूँ कि यहाँ से निकल रहा है I3। अभी I3 इन दोनों से मिलकर के इस वाली ब्रांच में आएगा, तो नीचे वाले में करंट आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये करंट बह करके यहाँ पर आएगा, फिर इसमें से I1 प्लस I2 प्लस I3 में से I3 तो इस वाली ब्रांच में चले जाएगा, क्योंकि जितना बैटरी से निकलता है उतने करंट वापस जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा I2 प्लस में I1। अब इनमें से I2 करंट इस वाली ब्रांच में आ जाएगा,
और यहाँ पर कितना बचेगा I1। तो जितना बैटरी से निकल रहा है उतना ही इसमें वापस आ जाएगा I1। तो ये तो हो गया कि करंट यहाँ पर किस तरह से निकल रहा है। तीनों ब्रांच में हमने करंट मान लिया। हमारा टारगेट है I1 को फाइंड करना और I3 फाइंड करना, सॉरी I1 प्लस I2 प्लस I3 फाइंड करना कि इस वाले में कितना करंट होगा, नीचे जो ब्रांच है 2 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, ये हमें फाइंड करना है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो पहले हम I1 I2 I3 निकालेंगे। तो देखो इसमें मैं अप्लाई करूंगा केवीएल। केवीएल ये कहता है कि जितने भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप मिल रहा है उन सब का समेशन कितना होगा, 0। तो 3 लूप यहाँ पर कुछ कंसिडर कर लेते हैं। एक ये फर्स्ट लूप हो जाएगी हमारी, ये सेकंड लूप और ये थर्ड लूप। तो मैंने इसको कुछ नाम दे दिए ABCD, ये PQRS। अब इस लूप में इन लूप ABCD इस लूप में मैं केवीएल अप्लाई करता हूँ। लेट मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। लेट मैं स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ D पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, या ऐसे भी आप ले सकते थे, बस जिसको पोटेंशियल आपको मिल रहा है वो लिखना है। और उनका सबका समेशन कितना होगा, 0। अब ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा इस वाली सेल से, और इसका पोटेंशियल कितना है, प्लस का 2 यहाँ पर मैं लूँगा। देखो जिस बैटरी के साथ आप आ रहे हो घूमते हुए, जो उसका पहले टर्मिनल मिलेगा उसका साइन मिलूंगा। तो यहाँ पर 2 वोल्ट आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 और करंट है I1। तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, प्लस के 1 इंटू में I1। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस लेंगे। फिर उसके बाद कौन मिला, ये सेल। इस सेल का पहले टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बनेगी 2 और ये -1 कर दो, 2 - 1 प्लस के I1 इक्वल टू 0। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस के I1 इक्वल टू 0, या फिर I1 की वैल्यू आ जाएगी -1 एम्पियर। अब इसका मतलब ये है कि मैंने करंट को इस तरफ माना है, ठीक है। एज्यूम किया था कि करंट इस तरफ जा रहा है, तो -1 एम्पियर का मतलब ये है कि करंट हमारे एजम्पशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर जा रहा है, लेकिन जाएगा कितना, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 एम्पियर। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 1 वोल्ट से जो करंट निकलेगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और कितनी वैल्यू उसकी, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर देखो 2 ऑप्शन में आ रहा है, एक इसमें और एक इसमें। इसका मतलब ये तो सही नहीं होगा और ये भी सही नहीं होगा। अब हमें B और D में से चूज करना है कि 2 एम्पियर आएगा या 1 एम्पियर आएगा 2 ओम में से। तो उसके लिए हमने I1 तो निकाल लिया, -1 वोल्ट है। अब सेकंड वाली लूप में लगाते हैं केवीएल फिर से। इसमें भी आप लेते हैं इन लूप BPSC, इस तरह से BPSC, बिहार पुलिस सर्विस कमीशन। तो BPSC में इस तरफ मूव कर रहे हैं। आप कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हो, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले कौन मिला, बैटरी, उसका वोल्टेज कितना है, प्लस का 3। फिर इसके बाद ये रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब देखो मैं जा ऐसे रहा हूँ, लेकिन करंट तो इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैं माइनस लिखूंगा, माइनस के 1 इंटू में I3। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये I2 है, और उसके बाद ये सेल मिल रहा है जिसकी पोटेंशियल है नेगेटिव, यहाँ पर माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस के I3 इक्वल टू 0, यानी कि I3 की वैल्यू भी 1 एम्पियर आ रही है। I3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू -1 एम्पियर। अब इस वाले लूप में आ जाते हैं PQSR में। इन लूप PQRS में कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए आप, P से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब आप आओगे तो 2 ओम के थ्रू आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा, जो कि होगा 2 इंटू में करंट कितना, I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो 1 एम्पियर 1 ओम की वजह से पोटेंशियल मिलेगा 1 इंटू में प्लस के 1 इंटू में I3, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस। फिर ये सेल जो है उसका टर्मिनल है नेगेटिव, तो माइनस के 3 और इक्वल टू कितना, 0। अब देखो हमें फाइंड क्या करना था, 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा। 2 ओम के अक्रॉस जो करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तो 2 ओम के अक्रॉस करंट मान रहे हैं हम, तो इसका मतलब हमें इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू निकालनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 इंटू में I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 2 है। अब देखो ये I3 की वैल्यू तो हमें पता है ना, I3 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 यहाँ पर लिख दिया, 1 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 आएगा यहाँ पर, और 3 माइनस का है, तो 2 इंटू में I1 प्लस I2 प्लस I3
और देखो ये 1 - 3 तो -2 बचेगा, -2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2। तो I1 + I2 + I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2 जो कि आएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 + I2 + I3 की वैल्यू 1 आ रही है, तो 2 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर। तो हमारा सही आंसर होगा 1 एंड 1 एम्पियर। मतलब कि जो 1 वोल्ट सेल है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट तो इस तरफ होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 एम्पियर। और 2 ओम में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो इस तरफ होगी और मैग्नीट्यूड होगा करंट का 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है कंडक्टर में वैलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कंडक्शन का अगर आप बैंड गैप देखोगे कंडक्टर में तो ये ओवरलैपिंग होती है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की। जबकि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन गैप होता है वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। एनर्जी बैंड गैप लगभग होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन बैंड गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इंसुलेटर में गैप काफ़ी ज़्यादा होगा। सेकंड स्टेटमेंट ये, सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर। देखो इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। जब फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, तो सेकंड गलत है तो इसको हटा दो। और फर्स्ट सही है, जब फर्स्ट सही है तो फर्स्ट के साथ सेकंड तो आएगा नहीं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 ऑप्शन तो चले गए। और देखो फर्स्ट सही है तो थर्ड ओनली तो हो ही नहीं सकता ना, जब फर्स्ट सही हो गई तो इसको भी हम हटा ही सकते हैं, मतलब सही आंसर हमारा यही आएगा। बाकी देख लेते हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इन टेम्परेचर। अगर मैं सेमीकंडक्टर का ग्राफ बनाऊं, सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं, तो वो इस तरह से होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी कम होती है ना कि बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, तो थर्ड भी सही नहीं है। फोर्थ, द डिप्लेशन लेयर इन द पी रीजन इज कॉज्ड बाय ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जो डिप्लेशन रीजन में जो लेयर बनती है ना, वो बनती है डिफ्यूजन की वजह से, ना कि ड्रिफ्ट की वजह से। ड्राफ्ट में ड्रिफ्ट होना चाहिए, ड्रिफ्ट की वजह से नहीं, डिफ्यूजन की वजह से डिप्लेशन लेयर बनेगी। तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट सिर्फ फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस आर। मतलब ये कोई कंडक्टिंग सेल्स है, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, वो है एक्स सरफेस पर। हालांकि इनसाइड तो 0 होती है, बट उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ऑफ 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि अगर आप सेंटर से 3r दूरी पर जाओगे, 3r डिस्टेंस पर जा रहे हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला होता है k/r²। जैसे पॉइंट चार्ज की होती है ना, ऐसे ही स्फेरिकल सेल के लिए आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी फॉर्मूला ऐसे ही होता है k/r², जैसे कि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है। हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के स्क्वायर पर। और डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर से। तो जब यहाँ पर 3r डिस्टेंस कर दिया गया है तो इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। लेट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है k/r², ये x के बराबर है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो k/, डिस्टेंस चेंज कर दिया 3r का स्क्वायर हो गया। अब तो हो जाएगा k/, में 3 3 9 और r का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। k/r² किसके बराबर है, ये है जो ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, x/9 के, यानी कि हमारा ऑप्शन सही होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, करेक्ट टेम्परेचर ग्राफ आपको बताना है रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर का। मैंने आपको अभी सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ बताया था। सेमीकंडक्टर के लिए जो रेसिस्टिविटी का ग्राफ होता है टेम्परेचर के साथ, वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर रेसिस्टिविटी और यहाँ पर टेम्परेचर, ये सेमीकंडक्टर के लिए है, ठीक है। कॉपर की अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये तो ग्राफ होगा नहीं, क्योंकि ये घट रहा है। ये सेमीकंडक्टर के लिए ठीक भी होता है, कॉपर के लिए ठीक नहीं होगा, ये ग्राफ भी नहीं होगा। एक्चुअली कॉपर एक तरह का कंडक्टर है, उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रेसिस्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही होगा, सी भी सही नहीं होगा। सेमीकंडक्टर में रेसिस्टिविटी घटेगी टेम्परेचर के साथ, और मेटल में या कंडक्टर में, कॉपर में, नाइक्रोम में, एलॉय भी, उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, a pulse of white light is incident from air to glass slab at normal incidence। मतलब कि इस तरह से हम किसी व्हाइट लाइट को गिरा रहे हैं, तो पूछा गया है कि जो फर्स्ट कलर होगा यहाँ पर जो इमर्ज करेगा वो कौन सा होगा।
तो पहला कलर कौन सा आएगा? अब देखो, एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या कोई लाइट रे है, जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, हाँ, उसकी वेवलेंथ और उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। जैसे ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम होता है इसके रेस्पेक्ट में, तो हम ये कह सकते हैं कि जब व्हाइट लाइट जा रही होगी उसमें 7 कलर होते हैं, तो सबकी अलग अलग वेवलेंथ होगी, तो सबकी अलग अलग वेलोसिटी भी होगी। तो बाहर वो कलर निकलेगा जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि स्पीड मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी कहना चाहिए, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, वो सबसे पहले आपको बाहर आती हुई दिखेगी। अब ये कैसे पता करें कि किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी? हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड का, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी? वेवलेंथ पर, यानी कि लैम्डा पर। अब विब्योर में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, विब्योर में जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, लैम्डा इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। जब रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसकी स्पीड भी मैक्सिमम होगी, और जब उसकी स्पीड सबसे मैक्सिमम है तो वो सबसे पहले भी तो आएगी, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे तेज है। तो इसका मतलब हमें आती हुई कौन दिखेगी सबसे पहले? रेड कलर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। जब उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, IV करेक्टरिस्टिक पूछा है ऑपरेटिंग फोटोडायोड का कहाँ होगा। देखो, फोटोडायोड का आप सिंबल इस तरह से होता है, पीएन जंक्शन डायोड, और आप इस पर लाइट गिराओगे और करंट फिर आपका बहेगा, इसमें सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ना फोटो डायोड को हम हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। तो इसका जो IV ग्राफ होता है, लेट मैं यहाँ पर वोल्टेज ले रहा हूँ और यहाँ पर करंट, तो वो आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरह से, सॉरी, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो जो आ रहा है जो ग्राफ, ये किस में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ होता है। रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं फोटो डायोड को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि मोबिलिटी चार्ज कैरियर की इंक्रीज करेगी किसके साथ। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि मोबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है। मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड E। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पढ़ा होगा, VD इक्वल टू होता है E टाउ अपॉन में M। तो यहाँ से अगर मैं VD अपॉन E की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी हो जाएगी? E टाउ अपॉन में M, यानी कि जो मोबिलिटी है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है? टाउ पर। टाउ क्या होता है? ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो टाइम है उसको हम टाउ बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, एवरेज टाइम बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया कि किसके साथ इंक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है, किस पे डिपेंड कर रही है? रिलैक्सेशन टाइम पर, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो इंक्रीज इन एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल, तो ये ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही होगा, बी सही नहीं होगा। मास तो कांस्टेंट होता है, तो उसके साथ क्या इंक्रीज करेगी? इंक्रीज इन द मास ऑफ चार्ज कैरियर। तो देखो, मास को आप इंक्रीज करोगे तो म्यू तो डिक्रीज हो जाएगा ना। डी, डिक्रीज इन चेंज ऑफ द मोबिलिटी मोबाइल कैरियर। देखो, डेंसिटी पे डिपेंड कर नहीं रही है, तो जो मोबिलिटी है वो रिलैक्सेशन टाइम पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, या फिर कह सकते हैं इंक्रीज करेगी इंक्रीज इन एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें आपको 4 अलग अलग रेज दे रखी है जिनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है। आपको बताना है कि इनमें से किस में टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा। तो पहले मैं आपको TR के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। TR तब होता है जब कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम की तरफ जा रही हो। अब इसमें ये होगा कि मान लीजिए कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ पार भी हो सकती है। तो ये पार कब होगी, मतलब रिफ्रैक्शन की एक कंडीशन हो सकती है, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन कब होगा वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लाइट रे इधर जा रही हो लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं भी हो रही, मतलब ना तो रिफ्लेक्ट हो रही ना रिफ्लेक्ट हो रही, सिर्फ ग्रेजिंग कर रही है। तो ऐसे में जो रिफ्लेक्शन एंगल है दूसरे मीडियम में वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये किस चीज़ का केस हो गया? ग्रेजिंग करने का। तीसरा एक और केस हो सकता है कि लाइट रे डेंसर मीडियम से जाए और टकरा करके वापस उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम TIR। ठीक है। अब ग्रेजिंग कब होती है? ग्रेजिंग की कंडीशन ये होती है
कि इंसिडेंस एंगल जब मीडियम के क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तब उसको ग्रेजिंग, तब बोलते हैं ग्रेजिंग होना, मतलब कि इसी सरफेस पर इस तरह से जाएगी और एंगल आर की वैल्यू ऐसे में कितनी हो जाती है 90 डिग्री। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन तो मैंने आपको बताया कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। दूसरा जो इंसिडेंस एंगल होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तब जाकर के टी आई आर हो पाता है। और रिफ्रैक्शन की जो कंडीशन है, रिफ्रैक्शन वो तब होता है जब इंसिडेंस एंगल लेस देन हो क्रिटिकल एंगल से, तब रिफ्रैक्शन हो जाता है, मतलब लाइट रे पार चली जाती है, उस मीडियम के बाहर चली जाएगी। टी आर तब होगा जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो। तो मैंने आपको बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ये है कि इंसिडेंस एंगल ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तो टी आर हो पाएगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन आई की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए साइन क्रिटिकल एंगल से। एक और चीज़ मैं आपको बताया था, उसको यहीं पर रोक करके देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू 1 में साइन आई सी, म्यू इक्वल टू 1 में साइन आई सी। तो यहाँ पर साइन आई की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए किसके, 1/म्यू से, या फिर ये कह सकते हैं कि म्यू की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 1/साइन इंसिडेंस एंगल से। ठीक है, ये भी एक कंडीशन हो गई किसकी, टी आर की, कि अगर म्यू इक्वल टू ये सॉरी म्यू इज ग्रेटर देन, ये आई रहेगा क्रिटिकल नहीं, म्यू अगर 1/साइन से ग्रेटर रहेगा तो ही टी आर हो पाएगा। अब यहाँ पर आप जितनी भी रेज को देखो ये सब कितने एंगल पर आकर के गिर रही है वो मैं आपको बता दूं। जैसे ये एंगल 45 है, ये नॉर्मल है पूरा, तो ये जो इंसिडेंस एंगल होगा सभी के लिए वो भी कितना है 45 डिग्री। तो अगर मैं ये देखूं कि 1/साइन आई की वैल्यू निकाल, देखो टी आर कब होगा जब म्यू की वैल्यू 1/साइन आई से ग्रेटर होगी, तो म्यू 1/साइन आई, इंसिडेंस एंगल सबका कितना है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 में √2, तो ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब म्यू की वैल्यू √2 से ग्रेटर होनी चाहिए। √2 का मतलब ये हो गया कि 1.414। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी कि रिफ्रैक्टिव, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.414 से ग्रेटर होगी तो समझ लो टी आर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जितने भी रेज दी हुई है उन सब में ये देखो कि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से 1.414 से ग्रेटर कौन है, तो ये 1.43 1.4 से ग्रेटर है, तो इसमें तो टी आर होगा। बाकी जितने भी आप देख रहे हो ना सब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से तो कम ही है, तो बाकी में टी आर ना हो करके सिर्फ फर्स्ट वाली रे में टी आर होगा, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।